जोहार दोस्तों। जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू का दूसरा क्लास लाए हुए हैं जलमंडल का। पहले हम लोग एनसीईआरटी का देख चुके हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सी टेट हो, जे टेट हो, या फिर यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, या बिहार में एस टेट हो, सारा हम लोग क्वेश्चन जलमंडल का प्रीवियस ईयर जितना भी पूछा गया है एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे और देखते जाइए। उसका सबका डिस्क्रिप्शन यहीं पे मिलते जाएगा आप लोग को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है स्वेज नहर के बारे में कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है स्वेज नहर के बारे में। अभी जान रहे हैं ना, स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले हम लोग पूरा यूरोप में जाने के लिए अटलांटिक महासागर होते हुए जाते थे। इधर कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से नीचे से। अब हम लोग डायरेक्ट किधर से, स्वेज नहर के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग कहां पहुंच जाते हैं? तो भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग का दिखा देते हैं। देखिए, देखिए ये हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये हो गया हमारा लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। और यहीं पे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। अगर उससे पहले अगर भारत को यूरोप के कोई कंट्री जाना पड़ता था जहाज को, तो इधर यहां से निकल करके डायरेक्ट इस मार्ग से जाया जाता था। अब बताइए, इतना लंबा रास्ता हम लोग तय करके जाते थे। उसके बाद जब से स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, तब से मतलब समुद्री मार्ग में बहुत दूरी कम हुई है और यूरोप के साथ हमारा व्यापार और मजबूती से बढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर से लाल सागर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा है ओयोसियो धारा, ये ठंडी धारा है। ब्राजील धारा बताइए आप लोग। कनारी धारा ठंडी धारा है। बेंगुला धारा ठंडी धारा है। ये आपका हो गया ब्राजील धारा, एक गर्म धारा है। कैसी धारा है? गर्म धारा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग का हम बता देते हैं, देख लीजिए। पिछला बार हम लोग क्लास कर चुके हैं धारा का। देखिए, किनारी धारा जो है ये चलता है अफ्रीका के तट में, और अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तट में चलता है। और ये ठंडी धारा होने के कारण किनारी धारा यहाँ पे इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम के बारे में बता ही चुके हैं, गर्म जलधारा है। देखिए, ब्राजील जलधारा जो है ये ब्राजील के तट पर चलता है। ये विषुवत रेखा के तरफ से आता है नीचे तरफ, और इसलिए ये गर्म जलधारा है। बाकी ओयोसियो वो आपका हो गया ठंडी जलधारा, क्यूरोसियो गर्म जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्या कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा है। हमेशा पूछता है, हम लोग इसका विस्तृत जलधारा के क्लास में कर चुके हैं। अब आते ज्वार भाटा का क्या कारण है। हम आप लोग का पहले बता चुके हैं ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है। ज्वार समुद्र के जल को तट की ओर गति करना, अर्थात तट के ओर जाना, ऊंचाई पर जाना, ऊंचा उठना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार। और पीछे चला जाना अर्थात भाटा, ज्वार भाटा। इसका कारण है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, तीनों का, सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका निर्माण होता है। देखिए, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण नहीं, सिर्फ सूर्य नहीं, चंद्रमा भी होगा। चंद्रमा चंद्रमा नहीं, सूर्य और चंद्रमा दोनों हो जाएगा इसके आंसर।
सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है, नहीं है, अर्थात गर्म जलधारा है। तो कनारी जलधारा क्या कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है, बताइए आप लोग। फिर लेब्राडोर ठंडी जलधारा ऊपर से आता है, जान रहे ना, लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम मिलता है जहां मत्स्य उत्पादन केंद्र होता है अटलांटिक महासागर में। उसके बाद ओयोसियो, ये भी हमारा क्या है, ठंडी जलधारा। ये कहां पे चलती है, तो ये ओयोसियो आपका प्रशांत महासागर में चलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा। इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो, जो जापान के तट पर चलता है। अब आ जाइए, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है। क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उष्ण धाराएं पृथ्वी के उच्च अक्षांशों की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करती है, सही है। जानते हैं ना, जो गल्फ स्ट्रीम है आगे जाकर के ये पूरा यूरोप के कंबल का काम करती है, इसलिए ये क्या करता है, उच्च अक्षांशों में जा करके उष्ण का काम करती है, मतलब ये सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, नहीं भैया, ये तो ठंडी जलधारा है, ये गलत हो गया। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब ए और सी सही है। तो ए और सी देखिए किसमें सही है, ए में, ए बी, ये नहीं होगा आंसर, ए और सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोग का हम इतना गारंटी देते हैं कि जे टेट का और सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कराना स्टार्ट कर दिए हैं। जितना जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके पहले हम लोग एनसीईआरटी के देखते हैं और उसके पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखे थे। थ्योरी क्लास में आप लोग जो देखे होंगे, अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो एकदम एक एक मिनट में आप लोग का हल होते जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तैराक मृत सागर में तैर सकता है क्योंकि देखिए तैराक मृत सागर में जानता है अधिक लवणता वाला क्षेत्र है मृत सागर, कितना, लगभग 238,000 मतलब लवणता है इसका, समझे, तो 238 है मृत सागर का। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इस क्या मृत सागर के बारे में क्या है डिफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराएं की उत्पत्ति अधिक है, नहीं ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, ये भी क्वेश्चन आपका, ये भी ऑप्शन गलत है। नमक की मात्रा अधिकतम सागर की तुलना में अधिक है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और लास्ट देखिए, पवन संचार जल की सतह पर तीव्र गति से चलता है, ये भी इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, इसका सघनता ज्यादा हो जाता है, इसलिए तैराक जो व्यक्ति है ना मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। देखिए, अस्थाई पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए। अस्थाई पवन जान रहे हम लोग, जो हम आप लोग को एक दिन बताए थे, जिस देखिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी पवन या ट्रेड विंड, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। उल्टा थोड़ा सा,
देखिए ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए यहां जो पवन चलती है इसको हम लोग कहते हैं, इस दिशा में यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड। जो ये क्या है, अस्थाई पवन है जो, और इसके बाद यहाँ जो पवन चलती है उसको बोलते हैं हम लोग पछुआ पवन, ये भी अस्थाई है। उसके बाद ये भी पवन हो ध्रुवीय पवन, ये भी अस्थाई पवन है। क्या है, अस्थाई पवन है। ये सब अस्थाई पवन है सारा जितना पवन है। उसके बाद ये पछुआ पवन हो गया, ये भी पछुआ पवन हो गया। 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में जो चलता है वो हो गया आपका पछुआ पवन। ये पवन अस्थाई पवन है। और ये पवन के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए इसमें बोला है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। हाँ चलती है, निश्चित दिशा में चलती है। पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है। हाँ पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवन ये उनके उदाहरण है। तो ये दोनों, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सही इसका। हम आप लोग का समझाने का कोशिश किए कि देखिए ये जो गोलार्ध पर जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जिसको ट्रेड विंड कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं, वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच यहाँ पे चलता है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। उसके बाद ये हो गया आपका 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच पछुआ पवन है। पछुआ पवन है, ठीक है आप लोग का भी। और ये हो जाएगा आपका फिर ध्रुवीय पवन है 66.5 डिग्री से जो उत्तर में दोनों गोलार्ध में चलती है। अब देखिए दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा, सूर्य ग्रहण नहीं, ये सूर्य ग्रहण नहीं दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कैसा स्थिति हम आप लोग का एक दिन बता चुके हैं। आप लोग जो थ्योरी क्लास देखे होंगे जरूर तुरंत बता दीजिएगा। जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है जिसको हम लोग सिजगी कहते हैं। आज ये सूर्य ग्रहण नहीं दर्शा रहा है, चंद्र ग्रहण नहीं दर्शा रहा है, बृहद ज्वार भाटा नहीं दर्शा रहा है। देखिए बृहद ज्वार भाटा के लिए तीनों एक दिशा में होना चाहिए, उस तीनों एक दिशा में होगा तभी दोनों का, किसका, सूर्य का और चंद्रमा का, दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगा, तभी ये मतलब क्या होगा कि उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए ये क्या दर्शा रहा है, लघु ज्वार, लघु भाटा। ठीक है, क्या दर्शा रहा है, लघु भाटा। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, जेटेट सीटेट एस्टेट जो भी है हम लोग आज जो करा रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है। चिनुक पवन को ध्यान रखिएगा, इसको हिम भच्छी भी बोला जाता है, हिम भच्छी पवन, इसको क्या बोला जाता है, हिम भच्छी पवन। ये कहां चलता है, तो वेल्ड नहीं, वेल्ड तो जान रहे हैं। अब बताइए कमेंट करके कहां का घास का मैदान है वेल्ड, पंपास, पंपास भी बताइएगा कहां का है, अर्जेंटीना का है,
वेल्ड आप लोग का हम इधर बता दे रहे हैं। वेल्ड आपका कहाँ का है वो बताइएगा। पंपास अर्जेंटीना का हो जाएगा, और ये उत्तरी अमेरिका में ही प्रेरी है, ये ध्यान रखिएगा। और सावाना ये आपका कहाँ है, ब्राजील में है। ब्राजील, ये सावाना घास का मैदान जो है ना, ये आपका उष्ण क्षेत्र में है। ये आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है घास के मैदान का, ये आप लोग का पूछता ही पूछता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन क्या है इसका, चिनूक। चिनूक का स्थानीय पवन जो है कहाँ चलती है, तो उत्तरी अमेरिका में चलती है, प्रेरी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए मोनाकी। देखिए मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, कहाँ स्थित है? देखिए हम लोग हमेशा मोनाकी पर्वत के बारे में हम चर्चा किए हुए हैं। कहाँ पे है ये, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जहाजों के नौकायानों में सहायता करता है? जहाजों के नौकायानों में कौन सहायता करेगा? अब हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती है, नहीं, यहां तो मत्स्य उत्पादन होता है, मछली का केंद्र बनता है यहाँ पे, ठीक है, उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र समुद्री धाराओं का क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिए, जो नौकायान जहाज है उसको गति कौन देता है, कौन सहायता करता है? तो समुद्री धाराओं भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। जब उच्च ज्वारीय क्षेत्र है ना, ये आपका समुद्र में जो लगा हुआ जहाज रहता है वो तट की ओर धकेलने में मदद करता है। इसका ये हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट आइए, लौटते मानसून के समय आई पवने बहती है घाटी से मैदान की ओर, गलत। स्थल से समुद्र की ओर, देख लीजिए आप लोग, क्या स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पहाड़ से मैदान की ओर। हमेशा हम जब क्लास लिए हैं उसमें हमेशा बताएं स्थल समीर, समुद्र समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता ही है कि घाटी समीर कब चलता है और समुद्र समीर कब चलता है, हमेशा क्वेश्चन ये आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन खैर आपका है लौटते हुए मानसून के बारे में। थोड़ा सा आप लोग का हम चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारे क्या है, अरब सागर है ना, अरब सागर। ये हमारा बंगाल की खाड़ी, और पूरा अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अब हिंद, एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोग का समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। भारत है, थोड़ा सा समझिए आप लोग, ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा। भारत की स्थिति कहां है, यहां पे है। अगर भारत देखा जाए तो कहां पे है भारत की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ध्यान रखिएगा, कहां है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, है ना, है भारत की स्थिति यहां पे है। हम लोग देखते हैं कि जून में मानसून भारत में प्रवेश करता है, 1 जून को।
1 जून को केरल के तट पर मानसून पर्वत प्रवेश करता है। उसके पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना यहाँ पे, वहां पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले कहां आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए होता क्या है, होता क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सूर्य हमेशा एक जगह लंबवत नहीं चमकती है। सूरज देखिए, मानसून भारत में आने की स्थिति थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, आप लोगों को समझिएगा। क्या होता है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है अर्थात कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। क्या होता है? कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, तो क्या होगा? यहां का वायु सब उड़ जाएगा। क्या होगा? भारत का वायु सब उड़ गया। तब पवन जब पढ़े होंगे आप लोग तो बताइएगा, पवन हमेशा कहां चलता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहां पे कैसा जोन बन गया? लो प्रेशर। तो यहां पे कैसा बन गया? लो प्रेशर। और समुद्र में इस क्षेत्र में कैसा जोन बना हुआ है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया। पवन हमेशा ध्यान रखिएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जब यहां पे पवन क्या हुआ? गर्मी के कारण जब उड़ गया, मतलब क्या होता है? जब तापमान पड़ा तो वायु गर्म होने की गर्म हुआ वायु, और गर्म होने के बाद क्या हुआ कि वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ गया तो यह स्थान खाली हो गया। अब यह स्थान खाली होने के लिए क्या होता है? ये समुद्र का जो वायु है, ये देखिए ये बहुत टेक्निकल चीज है, हम विस्तार से जब कभी पढ़ाएंगे ना तो हम आप लोग को बताएंगे। अभी छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। ये क्या हुआ? यहाँ का वायु इधर आपका उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलने लगा। ते स्थिति कब बना? जब भारत में यही जब आता है वायु चलता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि भारत मानसून प्रवेश कर दे। क्या होता है? मानसून प्रवेश किया है ना। इसको बोलते हैं हम लोग मानसूनी पौने। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मानसूनी पौने। तो कौन सी मानसूनी पौने? देखिए भारत में चल रहा है तो इधर हो गया आपका साउथ, इधर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो किधर से चल रहा है? तो ये चल रहा है दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से चल रहा है ना। दक्षिण पश्चिम से किधर चल रहा है? उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर। किधर चल रहा है मानसूनी पवन? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ यही सब क्वेश्चन आएगा। तो कारण क्या है कि यहाँ पे सूर्य लंबवत चमक रही है जून में। अब यहाँ क्या हुआ कि तापमान अधिक होने के कारण वायु गर्म हुआ और ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठ जाने के बाद क्या हुआ? ये क्षेत्र खाली हो गया, ये लो प्रेशर का जोन बन गया। अब लो प्रेशर से जोन बन जाने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब क्या हुआ? अब क्वेश्चन पूछा था लौटती मानसून के समय। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोग का, ध्यान रखिएगा कि लौटते मानसून। अब हम लोग देखते हैं लौटती मानसून है ना। लौटती मानसून के बारे में, अब लौटती मानसून में क्या होता है ध्यान रखिएगा।
ये सब टेक्निकल चीज है, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये 90 डिग्री है ना, दोनों गोलार्धों में, ये 0 डिग्री। देखिए भारत का स्थिति आप लोग का बताएं, यहाँ पे है ना, है ये हो गया विषुवत रेखा। अब जब फिर सूर्य क्या होता है, उत्तरायण से दक्षिणायन हुआ, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। अब ये दक्षिणायन हुआ, अब सूर्य क्या कहाँ चमक रहा है, तो मकर रेखा के पास लंबवत चमक रहा है। तो यहाँ पे तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, यहाँ का तापमान कम होगा। तापमान कम होगा, क्या होगा, तापमान कम होगा। मतलब ये भारत का क्षेत्र यहाँ पे कैसा जोन बनेगा, हाई प्रेशर। और ये समुद्र में है जो है ये क्षेत्र, हम लोग जब पहले पढ़ चुके हैं जब जलमंडल में शुरुआत में ही, कि पानी जो जल है ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है स्थल के रूप में, ठीक है। अगर कंपेयर स्थल से किया जाए तो जल जो है ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होती है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया, मतलब ये बन गया हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब। और इधर बन गया लो प्रेशर, निम्न दाब। निम्न दाब का क्षेत्र, तो हम लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर पवन किधर से किधर चलेगी, तो फिर पवन क्या होगा, ऐसे फिर ऐसे चलेगी। फिर यही हम लोग पढ़े हैं ना, जान रहे, बंगाल की खाड़ी से आते हुए यहाँ पे कोरोमंडल के तट पर वर्षा कराती है, तमिलनाडु के तट में लौटती हुई मानसून के कारण। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि तमिलनाडु की वर्षा किसके का, तमिलनाडु के तट पर वर्षा किसके माध्यम से होती है, तो लौटती हुई मानसून से होता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में, कहां पे, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे जो वायु होता है जलवाष्प धारण करता है और यहाँ पे क्या करता है, वर्षा करा देता है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कोरोमंडल तट के बारे में। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद यहाँ जो पूछा है ये बता दीजिएगा कि हाँ ये आंसर क्या होगा। लौटते हुए मानसून के समय आई पौने बहती है, कहां से किधर की ओर बहेगी, घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पहाड़ से मैदान की ओर। तो ये कहां से कहां चलेगी, लौटते मानसून के समय समुद्र से स्थल की ओर कि स्थल से समुद्र की ओर। जो अभी इतना डिस्क्राइब जो देखे होंगे 1 मिनट में बता दिए होंगे, लौटने का बात करता है तो ये चलेगा कहां पे, तो स्थल से समुद्र की ओर। आप जो एक बार देख लिए होंगे ना, तो इतना गारंटी है कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्योंकि देखिए अटलांटिक महासागर जान रहे हैं, महासागर में अगर बोला जाए ना तो अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पोताश्रय है, और सबसे ज्यादा व्यापार अगर कोई महासागर से होता है तो वह अटलांटिक महासागर से होता है। कहां से होता है, अटलांटिक महासागर से होता है। जब देखिए थोड़ा सा हम आप लोग का दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अटलांटिक महासागर ये है, अटलांटिक महासागर जो हम लोग बोले ऐसा आकार का है, ये है। अटलांटिक महासागर होने का सबसे व्यस्तम अगर सागर महासागर बोला जाए तो अटलांटिक महासागर है। और कारण है, हमेशा पूछा जाता है कि क्षेत्र तो विस्तृत है ही और साथ में कटे फटे बहुत हैं।
क्या है अटलांटिक महासागर? कटे फटे बहुत हैं, इसलिए यहां पे ज्यादा पोताश्रय विकसित हुआ है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बेस्ट महासागर बोला जाएगा तो अटलांटिक महासागर है। कहां, कौन महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। और ये देखिए यूरोप से अमेरिका, यूरोप से ब्राजील, ये आपका आवागमन करते रहते हैं। देखिए इसमें आंसर क्या दिया होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। चलिए ठीक है, अटलांटिक होता तो है, लेकिन पोताश्रय एवं पतन का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो और अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, विकसित तो है, लेकिन पोताश्रय एवं पतन का बात कर रहा है तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है, अर्थात कटे फटे हैं। क्या है? तंदुरित है, दंतुरित है, मतलब दांत के आकार के हैं, कटे फटे हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, जो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपी टेट, जे टेट, सी टेट सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग का सिर्फ ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी एसएसटी का क्लास देख रहे होंगे वो ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले एनसीईआरटी देख रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो लवणता सबसे अधिक तो हम आप लोग का बता चुके हैं, तुर्की का वान झील में है। कितना? 330 ग्राम प्रति हजार है। कितना? 330 ग्राम प्रति हजार का सिंबल ये है, ध्यान रखिएगा, इसको प्रतिशत आप लोग नहीं समझ लीजिएगा। तो यहां पे आपका तुर्की का वान झील देखिए, है कहीं? नहीं है। तो दूसरा नंबर में कौन बताए थे? तो मृत सागर। आप लोग बताइएगा कि मृत सागर में कितना हजार प्रति ग्राम लवणता का मात्रा है, कितना लवणता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी शुष्क एवं धूल भरी पवनों को क्या कहते हैं? तो इजी है, जो आप लोग पवन पढ़ चुके होंगे, हमेशा पूछा जाता है, शुष्क भरी आंधी ब्लैक रोलर। क्या है? ब्लैक रोलर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सिराको मिस्ट्रल कहाँ चलता है, बिलिजार्ड कहाँ चलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिस्ट्रल फ्रांस में, सिरो कहाँ चलता है, बिलिजार्ड कहाँ चलता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, किस महासागर में मरियाना गर्त स्थित है? जो ये विश्व का मतलब सभी महासागरों में सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर है। कितना है? 11,200 कुछ मीटर है, 11,200 मीटर कुछ है, ध्यान रखिएगा। 11 मीटर, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। तो किस महासागर में है सबसे गहरा गर्त? मरियाना। किस महासागर में है? तो ये है प्रशांत महासागर में। कहां पूछा हुआ है? तो ये रीट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, महासागर का जल लवण और सील के कारण जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जल के प्रवाह का भाग नहीं है? अच्छा, प्रवाहशील रहता है। तो यह ऑप्शन देखिए, गतिमान रहता है, किसके कारण रहता है? जल जो है, महासागर का जल जो है लवण और गतिशील होगा यहां पे। तो ये बताइए, ये हम लोग जान रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्वार भाटा भी गतिशील का कारण, धाराएं हो गया, तरंग हो गया। अरे जल चक्र एक प्रक्रिया है, जल चक्र के बारे में आप लोग कब बता चुके हैं पहले। अब क्या होता है जल चक्र?
थोड़ा सा आप लोग का समझ लीजिए जल चक्र के बारे में। देखिए, समुद्र के जल से क्या होता है, तो वाष्पन होता है, वाष्पन होता है, वाष्पित हुआ। जब समुद्र के जल में क्या हुआ, यहाँ पे तापमान क्या हुआ, तापमान अधिक लगा, सूरज की किरण, सूर्य ये है हमारे, जब सूर्य ये है चमक रहा है तो क्या होगा, सूरज की रोशनी, जब तापमान अधिक ऊष्मा पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ जल वाष्प बन के क्या होगा, उड़ेगा। क्या होगा, जल वाष्प बन करके उड़ेगा, कहाँ जाएगा, आकाश में। और आकाश में जा करके क्या होगा, धीरे हम लोग पढ़े हैं शुरुआत दौर में, शुरुआत में ही, कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, किसमें, क्षोभ मंडल में, निचले स्तर में। जब वायुमंडल का संरचना जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि क्षोभ मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटता है, और क्या होता है, घटने के बाद आगे जाकर के यही जलवाष्प बादल का निर्माण कर लेता है, क्या होता है, बादल बन जाता है। और यही बादल जाकर के फिर वर्षा का कारण क्या होता है, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, फिर वापिस फिर पृथ्वी पर आता है। हम लोग एक बार देख लीजिए, हम लोग एकदम जल चक्र बहुत अच्छे तरीका से थ्योरी क्लास कर चुके हैं। तो जल चक्र क्या है, एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, जल चक्र क्या है, एक प्रक्रिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है। इसमें विद्युत उत्पादन की जा सकती है, तो की जा सकती है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। पर्यटकों के आने के द्वारा या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होता है, नहीं, ये गलत है। नौ संचालन सरल होता है, ठीक है, ये भी सही है। या मछली पकड़ने में सहायक होता है, हाँ मछली पकड़ने में भी सहायक होता है। इसका मतलब नहीं कौन होता है, ये बी, आंसर आपका इसका हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाली लाभ नहीं है, तो आपका पर्यटकों के आने के द्वारा या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, हम आप लोग को बार बार बता चुके हैं, हमेशा लवणता से पूछा जाता है, फिर इसमें मृत सागर आ गया तो मृत सागर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है, किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे पर्वत छापा हुआ है, आप लोगों को नहीं दिखा है, और यहाँ बादल है और वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये सामान्य वर्षा नहीं है, सामान्य वर्षा नहीं हो रहा। सामान्य वर्षा कहाँ हो रहा है, होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। समभूमि वर्षा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, यह पर्वत छापा हुआ है। चक्रवातीय वर्षा नहीं, ये भी चक्रवातीय वर्षा नहीं हो रहा, चक्रवात के द्वारा वर्षा नहीं हो रहा, पर्वत छापा हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पर्वतीय वर्षा, कैसा हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है गल्फ स्ट्रीम, तो हम बार बार देख चुके हैं, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर दिया हुआ है, देखिए अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर चलती है, ठीक है। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो अधिकांश ज्वालामुखी कहां पाया जाता है, तो किस महासागर में रिंग ऑफ फायर की क्षेत्र बना हुआ है, हमेशा पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर।
नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती है? हम आप लोग का पहले में बता चुके हैं, आप लोग 2 सेकंड दे रहे हैं, बताइए आप लोग कमेंट में। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो जाएगा। ऊपर का आंसर ही आंसर सही हो जाएगा। जब बोले ना दक्षिण पश्चिम से भारत का, कल हम अभी छापे आपका, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है ना। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड टेट में पूछा गया है 2013 में, बताइए वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो तीन ओर से जब घिरा हुआ रहता है, जैसे भारत है, हमारे भारत है तीन ओर से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है इस क्षेत्र को, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, पेनिसुला। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और द्वीप किसको बोलते हैं? जो चारों साइड से समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। इसलिए आज हम लोग पहले दिन 25 क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखें। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जे टेट सी टेट का जो एमसीक्यू पूरा, पहले एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। और हम एक का क्वेश्चन आप लोग का मिला देंगे, जे टेट हो या सी टेट हो, देखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग का बेस्ट से बेस्ट थ्योरी हो, मॉक हो देने का, और आप लोग जुड़े रहिए और टीचिंग एकेडमी के साथ और लाभ उठाइए। धन्यवाद।